नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक तरफ पूरे देश में चुनावी माहौल है। आज़ाद भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी इस तरह का चुनाव नहीं हुआ जैसे अभी हो रहा है। जिस तरह के नतीजे आएंगे वो तो पूरी दुनिया 4 जून को देखेगी, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के पुराने सीएम भूपेश बघेल की यदि गिरफ्तारी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल महादेव सट्टा बुक के मामले में जो नए अपडेट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक पुष्ट जानकारी के अनुसार ईडी की ओर से बहुत जल्दी एक फ्रेश सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जा रही है, जिसमें कई सफ़ेद पोश लोगों के नाम हैं, यहाँ तक उनके रिश्तेदारों के भी नाम हैं। जब इनकी धरपकड़ होगी तो जाहिर तौर पर ऐसे रसूखदारों की ओर से छाती पीटने का काम शुरू हो जाएगा। मैं भूपेश बघेल का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 4 मार्च को जो एक एफआईआर दर्ज की गई उसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। इसी की जांच चल रही है। गोवा और मुंबई से जो नई गिरफ्तारियां हुई है उसमें महादेव सट्टा की एक मजबूत कड़ी ने बहुत कुछ खुलासे कर दिए हैं, इसलिए ईडी को अलग से एक पूरक परिवाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। कांग्रेस के जिन बड़े नेता और रिश्तेदारों के विरुद्ध शिकंजा कसा जा रहा है, दरअसल उनके विरुद्ध बेहद ही मजबूत साक्ष्य मिल गए हैं। इस मामले में वैसे तो 18 गिरफ्तारियां पहले हो गई है, 13 और नए नाम जोड़े गए हैं, उनकी भी धरपकड़ शुरू होने जा रही है। हालांकि इस धरपकड़ के लिए कोर्ट को माध्यम बनाया गया है, सम्मन्स भेजे जा रहे हैं, उससे पहले आमने सामने की पूछताछ शुरू होने जा रही है। ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने भी महादेव सट्टा केस की जांच तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू ने दिल्ली और गोवा में राहुल वटके और रितेश यादव को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कारोबारी सुनील दम्मानी और सतीश चंद्राकर भी शामिल है। सभी को सामने सामने बिठाकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में रितेश ने साफ तौर पर बता दिया है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के काम में भी लगे थे, बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ घूमते थे। सीधे तौर पर इनका संबंध महादेव बुक के प्रमोटर रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी से था। वैसे इस पूछताछ के दौरान राहुल वटके भी पीछे नहीं रहा। जैसे ही जांच एजेंसियों ने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ शुरू की तो उसने सारे राज उगलने शुरू कर दिए। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, दुबई में रंगीन पार्टियां होती थी। इस पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों के चेहरे हमने आपको दिखाए, और जो चेहरे नहीं दिखाए, जिसे ईडी ने अपने पास संभाल के रखा है, ऐसे चेहरे भी बहुत जल्दी बेनकाब हो रहे हैं। सूची तो पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन जब मजबूत साक्ष्य जुटा लिए गए, कड़ी से कड़ी को जोड़ा गया ताकि कानूनी दाव पेच और पैसे के दम पर किसी भी हालत में ऐसे आरोपी नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो भूपेश बघेल ही क्यों ना हो। भूपेश बघेल और उनके करीबियों के विरुद्ध जिस तरह से एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप लगा है, 508 करोड़ के इस आरोप के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मोहर लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि भूपेश बघेल का जेल जाना तय है। दरअसल अभी तक होता यह था कि जब बड़े राजनेता किसी मामले में फंसते थे तो किसी न किसी तरह सिस्टम को मैनेज कर लिया करते थे, चाहे वो किसी भी दल के हों। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। जिस तरह से केंद्र का सीधे तौर पर हस्तक्षेप हो रहा है और राज्य में जो नई सरकार बनी है उसे भी फ्री हैंड कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो अपनी कार्रवाई तेज की है, उसके बाद खासकर पूर्ववर्ती सरकार के करीबी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चुनावी माहौल में ये कार्रवाई गुपचुप तरीके से हो रही है। बहुत जल्दी इसके परिणाम आने वाले हैं। जो हमारे पास जो जानकारी है, आने वाले 7 दिनों के भीतर बहुत जल्दी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी। महादेव बुक ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के युवाओं को बर्बाद किया है। मौजूदा समय में अकेले भिलाई से ही 600 से 700 युवा गायब हैं। भिलाई जो महादेव सट्टा का एपिक सेंटर कहा जा सकता है, जहां से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए का मकड़ जाल फैला, और हाल में ही जो साहिल खान की छत्तीसगढ़ से गिरफ्तारी हुई है, मुंबई एसआईटी ने वो गिरफ्तारी की है, उसे भी समझने की कोशिश की जा रही है कि इतने बड़े भारत देश में मुंबई छोड़कर साहिल खान आखिर बस्तर से ही क्यों गिरफ्तार हुआ, आखिर उसका बस्तर कनेक्शन क्या है, क्या स्थानीय स्तर पर उसे कोई सपोर्ट मिल रहा था। जांच एजेंसियों की ऐसी कड़ी कार्रवाई का नतीजा मंचों से भी नजर आ रहा है। जिस तरह की बदजुबानी हो रही है, जिस
जिस तरह से चुनावी मंच से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि तीर निशाने पर लगा है। शायद यही कारण रहा होगा कि एक अन्य घोटाला जो शराब घोटाले के रूप में चर्चित है, इसके एक मुख्य आरोपी कवासी लखमा बिलासपुर के मंच से राहुल गांधी के आने से पहले जो लोगों का एक तरीके से मनोरंजन कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर उनकी मस्खरी चर्चा में रहती है, ज्यादातर उनकी बदजुबानी और उनके अनपढ़ होने का बोध करवाती उनकी भाषा लोगों के मनोरंजन का कारण बनती है। वो जिन्होंने हाल में ही देश के प्रधानमंत्री के मरने की कामना की, उनके विरुद्ध बाकायदा थाने में शिकायत भी दर्ज हो गई है। एक बार फिर उन्होंने बिलासपुर के मंच से कुछ ऐसी बातें कही जिससे उनको व्यक्तिगत रूप से सुर्खियां मिलती रही, लेकिन उनकी ऐसी बदजुबानी से कांग्रेस का नुकसान होना तय है। वो क्या कुछ कह रहे थे, उनके शब्दों पर आप गौर करें। क्या नाम है? ओ दाढ़ी वाला, अगर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते में चलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के रास्ते में चलता है। नाथूराम गोडसे। तो सुना आपने, उन्होंने दाढ़ी वाले के बारे में कुछ कहा और भारतीय जनता पार्टी का गोडसे कनेक्शन समझाने की कोशिश की। चुनाव में अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जिस तरह की कड़वाहट अभी देखने को मिल रही है, इससे पहले किसी चुनाव में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। वैसे बिलासपुर के सकरी में जहां राहुल गांधी की सभा होनी थी, उसे लेकर और भी कुछ हुआ। वहां सरकारी संपत्ति में कांग्रेस के झंडे लगाए गए थे, डिवाइडर और मुख्य मार्ग में। जब इसकी शिकायत उड़न दस्ते को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची, तो चोरी के ऊपर सीना जोरी वाली हरकत होने लगी, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। किस तरह से भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव शायद ये गलतफहमी पाल बैठे थे कि मौजूदा समय में उनकी सरकार है, और वो किस तरह से खुलेआम कानून तोड़ने की बातें कह रहे थे। आपने पूरे झंडे निकला दिए, हमारे बैनर छड़वा दिए, और इसके बाद फिर आप करना तो एफआईआर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम राजी हैं। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करना है तो कर लीजिए। पुलिस ने भी उनकी इच्छा पूरी कर दी, एफआईआर दर्ज हो गया है, कई अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ है। और इसी घटना से जुड़ा एक और धार्मिक विवाद भी सामने आया है। सकरी इलाके के जो मंडल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के BR मोहबिया, इन्होंने शिकायत की कि धार्मिक झंडों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। साफ तौर पर देवेंद्र यादव जो बिलासपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके विरुद्ध शिकायत की गई है। आप अपनी स्क्रीन में वो झंडा देख सकते हैं, किस तरह से धार्मिक झंडे भी लगाए गए हैं। इन्हीं झंडे को हटाने की बात हो रही है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, छत्तीसगढ़ में धार्मिक झंडे को फेंकने का एक और मामला जो कवर्धा में हुआ था, उसे लेकर काफ़ी बवाल मचा था। और अब जब बिलासपुर के सकरी इलाके से ये शिकायत आई है, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, जहां नामजद शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कार्टून पोस्टर जारी करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में आप जो अपने स्क्रीन में नया पोस्टर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा होगा आपको, एक कोयलेंद्र यादव नाम लिखा हुआ है, कोयला घोटाला उल्लेख किया गया है। स्थानीय जनता समझ रही है कि आखिर किसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि पोस्टर के ऊपर ही लिखा है कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक्सरे रिपोर्ट। इसलिए कोयलेंद्र यादव को कोयले घोटाले का आरोपी बताया गया है। विकास नाम दिया गया, ये भी प्रत्याशी है ऐसा बताया गया है। दारू तस्करी में इनके माध्यम से हफ्ता वसूली का जिक्र किया गया है। और शिव कुमार लिखा है, हालांकि पूरा नाम नहीं लिखा गया है। इसे भी कांग्रेस का प्रत्याशी बताया गया है, जैसा कि पोस्टर में ऊपर ही लिखा है। जमीन का अवैध कब्जा करवाने का इन पर आरोप लगा है, और इन तीनों को ही संचालित करने वाले एक व्यक्ति को सामने खड़ा दिखाया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इन तीनों ही कांग्रेस के कथित प्रत्याशी को ग्रीन कारपेट में बिछाया गया है। आमतौर पर सम्मानित जनों के लिए रेड कारपेट होता है, लेकिन ग्रीन कारपेट रंगों का भी खासा असर होता है। संकेतों की भाषा में राजनीति में काफी कुछ समझाने की कोशिश हो रही है। हर रोज जुबानी जंग और तल्ख होती जा रही है। काफी तीखी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर आक्रामक है, और ये समझाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी किस तरह से वामपंथी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ते हुए देश की संपत्ति के सर्वे की बात कर रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी खासकर कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो की एक लाइन को उठाकर यह समझाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बाद में राहुल गांधी ने भी हैदराबाद की एक सभा के दौरान अपनी सहमति देते हुए साफ तौर पे कहा कि उनकी क्या सोच है, किस तरह से वो संपत्ति का सर्वे करवाना चाहते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आगे कहा कि जिसके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसे ही ये प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और घुसपैठियों को ये प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ऐसे तल्ख आरोपों के बीच जब कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई और कांग्रेस को कुछ नहीं सूझा, तो कांग्रेस की ओर से एक फेक वीडियो जारी कर दिया गया। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। मैं आपको वो ओरिजिनल वीडियो दिखाऊंगा जो कि गृह मंत्री अमित शाह का है। बीते साल अप्रैल 2023 में हैदराबाद की एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कुछ था और उनके शब्दों को किस तरह से पीछे वाले शब्द को आगे करते हुए मुस्लिम की जगह ST, SC और OBC शब्द जोड़ दिया गया और इस फर्जी वीडियो के माध्यम से वायरल करते हुए समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से देश के गृह मंत्री ST, SC और OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं। दरअसल वो विरोध कर रहे थे मुस्लिम आरक्षण का, जिसे लेकर कर्नाटक में कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान की मूल भावना के विपरीत, आरक्षण के नियमों के विपरीत कांग्रेस ने जो कुछ भी किया। अब चुनाव के दौरान कांग्रेस के पास जब कहने को कुछ नहीं सूझ रहा है तो इस तरह के वीडियो जारी किए गए। पहले आप ये फेक वीडियो को देखिए और उसके बाद ओरिजिनल वीडियो जो अप्रैल 2023 का है, हैदराबाद में एक रैली के दौरान का। इन दोनों वीडियो पर आप गौर करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। राजनीति से अलग अब हमारे जामा सैनिकों की बात। छत्तीसगढ़ के आबूझमाड़ इलाके के टेकामेटा से एक सुखद खबर आ रही है। यह इलाका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर में स्थित है। यहाँ 7 माओवादी नक्सलियों को मार गिराया गया है। STF और DRG की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। AK-47 बरामद की गई है। 3 महिला नक्सलियों सहित 7 नए नक्सली मारे गए हैं। हाल में यानी 16 अप्रैल को 29 नक्सली कांकेर के जंगलों से मार गिराए गए थे। हाल के दिनों में जिस तरह से हमारे जांबाज एक के बाद एक नक्सलियों की मान में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं, उससे अब आशा की किरण जगी है कि जल्द ही बस्तर नक्सल मुक्त होगा, विकास की बयार बहेगी। जिस तरह से लोगों को बरगलाकर भड़काकर, खासकर भोले भाले आदिवासियों को धर्म से अलग कर, देश से अलग कर जो भावनाएं तैयार की जा रही थी, ऐसी गलत भावना का अंत होगा। विकास के माध्यम से देश की समृद्धि और कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों का सफाया की जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। जिस तरह से आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का हमारे छत्तीसगढ़ के खासकर राजनेताओं से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। झीरम कांड के दौरान जिस तरह से भूपेश बघेल यह आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि ठीक से जांच नहीं हो रही है, हमारी सरकार बनेगी तो जांच के पेपर में जेब में लेके घूम रहा हूं। यहां तक कांग्रेस के पुराने महासचिव चंद्रभूषण शुक्ला ने भी भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पूछा कि तुम्हारे जेब में जो सबूत रखे हैं उसे तुम कब बाहर निकालोगे। 5 सालों तक इंतजार के बाद जब तक भूपेश बघेल की सरकार रही तब भी कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया और कवासी लखमा जैसे एक बेहद संदिग्ध व्यक्ति जो सीधे तौर पर नक्सलियों से बात कर रहे थे झीरम कांड के दौरान, उनकी उस हरकत के बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया है। आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। यह सोचने वाली बात यह है कि आखिर किस तरह से नक्सली राजनेताओं के साथ साठगांठ कर दीमक की तरह देश और समाज को खोखला करते रहे। इन सब को देखने के बावजूद अब भी हमारा कहना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को पहचाने जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे, जुड़ा रहे। नमस्कार।